बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस करना शुरू किया हुआ था जेनेटिक इंजीनियरिंग को, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में से हमने टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट किए थे। टूल्स में से हमने कहा था कि जो टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो 3 टाइप्स के हैं। एक जिनको हम इंजाइम्स कहते हैं, दूसरा जिनको हम वेक्टर्स कहते हैं, और तीसरा जिनको हम CDNA क्लोन कहते हैं। लास्ट लेक्चर में फिर हमने इंजाइम्स को डिस्कस किया। इंजाइम्स के बारे में हमने ये कहा कि इंजाइम्स जो हैं वो नॉर्मली डिफरेंट प्रोसेसेस को रन करने के लिए या उसको एक्सपीडाइट करने के लिए या उस प्रोसेस को हैपन होने के लिए हम यूज करते हैं। तो नॉर्मली स्पेसिफिक ऑपरेशंस क्योंकि हमने परफॉर्म करने हैं विद इन दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस, तो उसके लिए फिर हमने 4 तरह के एंजाइम सेलेक्ट किए हुए हैं। एक हमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें चाहिए एक CDNA। वो CDNA इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हमारे पास जो यूकैरियोट्स का DNA है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन का जो DNA है, वो अगर हम बैक्टीरिया में प्रोसेस करना चाहें, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहें बाय रेप्लिकेटिंग अ बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया उसको प्रोसेस नहीं कर सकता क्योंकि वो उससे कोई मैसेंजर RNA जो बनाएगा वो मैसेंजर RNA मेल फंक्शनड होगा। तो मेल फंक्शन मैसेंजर RNA हम नहीं प्रोटीन बनाने के लिए यूज कर सकते। तो क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जीन स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में स्प्लाइसोसोम एंजाइम जो है वो एक मैच्योर मैसेंजर RNA डेवलप करने में हेल्प करता है इन यूकैरियोट्स, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो कि उसको मैच्योर RNA में कन्वर्ट करता है। तो ऑलरेडी जो मैसेंजर RNA बनता है वो मैच्योर होता है, इसलिए हम CDNA बनाते हैं। तो उसके लिए फिर हमें एक एंजाइम जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं वो रिक्वायर्ड है कि हम पहले मैसेंजर RNA ले लें, होस्ट से DNA ना लें, हम उससे मैसेंजर RNA ले लें, और हम उस मैसेंजर RNA को फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से अप्लाई करके उसको CDNA में कन्वर्ट कर, कंप्लीमेंट्री टू दिस मैसेंजर RNA DNA में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा एंजाइम जो कि हम फिर रेप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं वो एंडोन्यूक्लियेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो उसमें हमने रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, उसने उन साइट्स को टारगेट करना होता है, वो ग्लूकोसाइलेटेड या मिथाइलेटेड होती हैं, तो उनको टारगेट करके उसने फिर कट करना होता है फ्रॉम द पोजीशन, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द पोजीशन, और फ्रॉम अ रैंडम डिस्टेंस, और फ्रॉम योर डिजाइंड डिस्टेंस। तो इस तरह के 4 हैं। फिर वो 4 एंडोन्यूक्लियेज हम यूज करते हैं जब हमने सिंगल कॉइल्ड कोहेसिव साइट्स कंटेनिंग DNA डेवलप करना होता है। इसके अलावा हमारे पास एंजाइम है जिसको हम लाइगेज कहते हैं। लाइगेज का काम उसी फास्फोडेस्टर लिंकेज को दोबारा से डेवलप करना है। और एक अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम है जिसका काम यह है कि उसने प्लाज्मिड का 5 फास्फोराइल ग्रुप डाइजेस्ट करना है, सो दैट प्लाज्मिड कैन नॉट अटैच टू अनदर प्लाज्मिड मॉलिक्यूल, it should attach only to a foreign DNA molecule. So a hybrid of DNA should be formed so that we actually inhibit the property of plasmid to reattach with each other. It is for the alkaline phosphatase. Second tool which is used for genetic engineering process is vectors. Vectors are generally known as the substances which carry information from one place to another place. एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने वाले कोई इंफॉर्मेशन को वेक्टर कहलाता है, जनरली वेक्टर कहलाता है इंग्लिश वर्ड वेक्टर्स जो। तो हमने भी इसका नेम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हम एक इंफॉर्मेशन जो कि फ्रॉम डोनर सब्सटेंस हम उसको होस्ट के अंदर मूव करना चाहते हैं, तो इसलिए ये डोनर की इंफॉर्मेशन होस्ट में मूव करेगा। जो सब्सटेंस डोनर की इंफॉर्मेशन होस्ट में मूव करेगा वो वेक्टर कहलाएगा। क्योंकि एज ए होल DNA अगर हम डाल दें किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो वो उस पर कोई फंक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा। तो DNA को हमें फंक्शनल करने के लिए जो सब्सटेंस चाहिए होता है वो वेक्टर चाहिए होता है। तो वेक्टर्स जो हैं वो हमने देखे थे 4 तरह के वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स जो 4 तरह के उनमें से नेचुरल वेक्टर्स हैं और फिर हमारे सिंथेटिक डेवलप्ड जो वेक्टर्स हैं वो भी हैं। तो सबसे पहले हम जरा नेचुरल की बात कर लें। नेचुरल में सबसे मेनली यूज्ड और इजी टू हैंडल स्मॉलेस्ट वेक्टर जो हमने डेवलप किया हुआ है वो स्मॉलेस्ट वेक्टर एक ओरिजिनल नेचुरली इक्वलाई का हमने प्लाज्मिड लिया हुआ है। तो किसी भी बैक्टीरियम का प्लाज्मिड लिया जा सकता है, लेकिन इक्वलाई का प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड जो है वो वेक्टर के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी ये है कि क्योंकि ये भी
उसी तरह से सुपर कोआइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, जैसे हमारा क्रोमोसोम होता है या डीएनए जो कि पार्टिसिपेट करता है इन रेप्लिकेशन, उसी तरह का ये सुपर कोआइल्ड होता है, सर्कुलर होता है और ये कोवलेंटली क्लोज्ड होता है, सेम टाइप ऑफ डीएनए होता है, बट इट इज नॉट अ क्रोमोसोमल मॉलिक्यूल, इट डजंट पार्टिसिपेट in any kind of movement of genetic information, so it is known as extra chromosomal DNA. Means a DNA molecule which is present within the bacterium, but it is not a chromosomal, it is not participating in the replication process. So means replication process means the features which will be produced within the offsprings. ये ऑफस्प्रिंग्स के उन फीचर्स को जिससे उसका मेकअप है वो बना है, उसके मॉलिक्यूल्स हैं सारे, उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट जरूर करता है, यानी कि जैसे सेल फिर दो हो जाएंगे रेप्लिकेट करके, डीएनए ने इनिशिएट करना है रेप्लिकेशन और उसने फिर दोनों सेल्स को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर देना है, तो ये जो है उसके साथ ही रेप्लिकेट हो जाएगा, ये भी उसके साथ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्लाज्मिड फिर इसका मतलब है कि कोई हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है, तो ये कोई हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दे सकता, यानी कि ये इन्फेक्शन नहीं फैला सकता, इन्फेक्शन फैलाने की प्रॉपर्टी नहीं रखता, इसलिए ये एक सूटेबल कैंडिडेट है फॉर वेक्टर टू ट्रांसफर अ डोनर जीन इनटू अ होस्ट जीन, होस्ट सेल मॉलिक्यूल्स। तो प्लाज्मिड जो है नॉर्मली इनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, फिर काम क्या होता है, यानी कि प्लाज्मिड का, प्लाज्मिड के अंदर ऐसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि उसमें कोई फीचर्स फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स देने के लिए होते हैं, जीनोटाइप में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है उसकी, यानी कि किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में उसकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मिड की, सिर्फ और सिर्फ उसके फिनोटाइप्स को वो हैंडल करता है। तो कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर जिसमें हमने कहा हुआ है कि रेजिस्टेंस टू हैवी मेटल्स जो है वो प्लाज्मिड प्रोड्यूस करता है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स जो है वो प्लाज्मिड प्रोड्यूस करता है, कुछ ना कुछ सेल के ऊपर स्ट्रक्चरल सब्सटेंसेस लगा देना वो वेक्टर प्लाज्मिड का काम है। तो इसका काम जो है वो फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करना होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जीनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे इसका कोई रोल नहीं होता। तो फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स दे देने की वजह से ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है, तो इसका मतलब है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकता है अगर वो उसके साथ उसका डीएनए हो, यानी कि उसमें कोई कैरेक्टर इंड्यूस करने का डीएनए, तो फिर इस बेस पे प्लाज्मिड्स आर एक्सीलेंट वेक्टर्स। जब हमने प्लाज्मिड के जो हैंडल कर सकता है प्लाज्मिड, क्योंकि स्मॉल स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल है, तो एक स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट को जब हमने इंट्रोड्यूस करना होता है इनटू होस्ट, तो हम फिर प्लाज्मिड को एज अ टूल ऑफ वेक्टर, एज अ वेक्टर एंड टूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के तौर पे यूज करते हैं। तो हमने एक आर्टिफिशियली छोटा प्लाज्मिड बनाया हुआ है जो कि तकरीबन 1000 तक के बेस पेयर्स को लोड करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड BR322। पी छोटा जो है ये प्लाज्मिड से है और बी बेस पेयर से होता है, और ये R322 उसकी सीक्वेंस होती है कि कितनी सीक्वेंस वो लोड करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो 322 की बेस पेयर्स की लोड करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये एक्चुअली इकोलाई का प्लाज्मिड है जिसकी ये कैपेबिलिटी है। तो इसको हमने एज अ वेक्टर डेवलप करके इसका नेम PBR322 रखा हुआ है। तो ये यूज होता है क्लोनिंग डीएनए में, जो कि इकोलाई के अंदर रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इकोलाई क्योंकि बड़ी जल्दी रेप्लिकेट करता है, तो इसलिए हमने फिर इकोलाई के अंदर प्लाज्मिड को ग्रो कराना होता है ताकि इकोलाई में ग्रो करा सके। तो कोई भी प्लाज्मिड हमने बनाया हुआ है तो हम उसकी फिर चेक करते हैं कि वो इकोलाई में ग्रो कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर वो इकोलाई के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है तो फिर वो हमारे लिए सक्सेसफुल वेक्टर होगा। तो प्लाज्मिड जो है इनके अंदर जो नेचुरली ऑकरिंग प्लाज्मिड है उनके अंदर 1000 से लेके कोई 10 to 100,000 तक के बेस पेयर्स होते हैं। तो बहुत बड़ा प्लाज्मिड होगा तो उसमें 100,000 के बेस पेयर, या हमारा कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड होगा तो 100,000 बेस पेयर का होगा। लेकिन वैसे नॉर्मली सम 1000 बेस पेयर्स जो होते हैं वो प्लाज्मिड का पार्ट होते हैं। तो नॉर्मली जो है वो एक लो छोटे मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए जो है वो सिर्फ लोड कर सकते हैं, वो बड़ा मॉलिक्यूल डीएनए का लोड करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते।
अच्छा, ये तो डायग्रामेटिकली अगर आप इसको देखें तो प्लाज्मिड जो है वो इस तरह से सेल के अंदर होते हैं। ये बैक्टीरियल डीएनए है, ये बिल्कुल सेपरेट देन बैक्टीरियल डीएनए एक ऑर्गेनेलिज की फॉर्म में इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये डीएनए जो है ये एक्चुअली रेप्लिकेट करता है, उसी तरह फिर स्ट्रक्चर बनाता है, और जो उसके अंदर ऑर्गेनेलिज होते हैं वो भी बनाता है। तो वो दो हो जाते हैं, वो दो होके फिर उसी तरह से ये प्लाज्मिड भी उतने उतने हर सेल के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करके मालिक बैक्टीरिया के अंदर अगले में चला जाता है। तो इसने कोई बैक्टीरिया में यानी कि जैसा पहले था वैसा ही रहा, कुछ नहीं किया इसने। इसने सिर्फ करेक्टरिस्टिक देने हैं कि इसकी मेम्ब्रेन पे कोई फर्क डाल देगा ऊपर बाहर, या फिर इसके ऊपर कोई सेल ऐसे लगा देगा, या इसके अंदर कोई इंजाइम प्रोड्यूस कर देगा, इंजाइम क्रिएट करने लग जाएगा ये आपका जो बैक्टीरियम है, ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, हम प्लाज्मिड को जब यूज करते हैं एज अ वेक्टर, तो उसकी एक एग्जांपल आपके सामने है कि ये फॉर एग्जांपल एक डीएनए है जिसके साथ जिसको हमने इंसर्ट करना है इनटू होस्ट। ये डोनर डीएनए है फॉर एग्जांपल, और ये एक प्लाज्मिड है जो आपको ब्लू कलर से नजर आ रहा है। तो हमने कोई एक एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम से कट किया है, इसको भी एंडोन्यूक्लियोसिस से कट किया है, इसको भी। वो एक जैसे जो हिस्से साइड्स बनी है वो इसके ऊपर जाके अटैच हो जाएंगी, इस तरह से ये अटैच हो जाएंगी, उसके सामने फिर दूसरा ये भी अटैच हो जाएगा। तो शुरू होगा वो किसी एक सीक्वेंस से, और फिर वो अगली सीक्वेंस तक जाना शुरू हो जाएगा। तो ये फिर अटैच हो जाएगा इसके ऊपर, तो इस तरह से एक हाइब्रिड डीएनए बन जाएगा। और फिर जब ये अगर रेप्लिकेट किया जाएगा तो हाइब्रिड डीएनए रेप्लिकेट जी। अगर जो भी है तो बगाना ही ना। उसामा कोई क्वेश्चन? ना कितने गल की मेरे ना कर ध्यान पे। अच्छा, तो इस तरह से वो जब फिर सेल रेप्लिकेट करेगा जिसमें ये हाइब्रिड डीएनए डेवलप हो गया है, तो ये हाइब्रिड डीएनए यानी कि डीएनए विद प्लाज्मिड डेवलप हो गया, तो वो रेप्लिकेट करके अगले सेल्स के अंदर चला जाएगा। ये एक छोटा सा पिक्टोरियल आपके सामने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जो कि आपको सिर्फ ये इतना बताने के लिए है कि किस तरह से ये वेक्टर के तौर पे काम करता है और कैसे ये डीएनए के साथ अटैच कर सकता है। अच्छा, दूसरा वेक्टर जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं वो फेज वायरसेस हैं, बैक्टीरियोफेजेस जिसको हम कहते हैं। तो फेज जो होती है वो एक्चुअली उसमें एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मली ऐसी प्रोटीन का बना हुआ है जो कि लिविंग नहीं है, डेड प्रोटीन का बना हुआ है। इसको हम उसकी कवरिंग कहते हैं, यानी कि ये प्रोटेक्शन के लिए है वायरस के अंदर। तो वायरस के सेंटर में उसके ऊपर एक हेड होता है और नीचे टेल होती है। टेल हॉलो होती है और ऊपर जो हेड होता है वो हेड, उसमें कैप्सिड, हेड को हम कैप्सिड कहते हैं। तो हेड स्ट्रक्चर के अंदर फिर एक डीएनए या आरएनए या न्यूक्लिक एसिड उसका या उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो हेड स्ट्रक्चर में या कैप्सिड के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो हेड स्ट्रक्चर का काम ये है, और ये पूरे स्ट्रक्चर का काम ये है कि हेड स्ट्रक्चर ने एक इनिशियली प्रोटेक्शन कवरिंग देनी है टू न्यूक्लिक एसिड, और जो टेल है वो टेल ने एक हॉलो ट्यूब प्रोवाइड करनी है, हॉलो ट्यूब, जिससे न्यूक्लिक एसिड फिर हेड से उस हॉलो ट्यूब के जरिए नीचे मूव किया जा सकता है इनटू अ बैक्टीरियम। तो बैक्टीरियोफेजेस के नीचे टेल के साथ कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं, उसके साथ अटैचिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो केमिकल साइट्स जिसको कहते हैं अटैचिंग साइट्स होती हैं। तो बैक्टीरियोफेज जो है वो उनके ऊपर जो स्पेसिफिक केमिकल साइट्स हैं बैक्टीरियम के ऊपर, वो उनके अगेंस्ट स्पेसिफिक केमिकल साइट्स जो बैक्टीरियोफेज के ऊपर होती हैं वो दोनों आपस में जाके वहां मिल जाते हैं, यानी कि डिटेक्ट कर सकता है स्पेसिफिक साइट को आपका बैक्टीरियोफेज के उसने कहाँ जाके अटैच करना है। तो जब वो उसकी सरफेस के ऊपर अटैच करता है तो वो इंजाइम सिक्रीट करता है, जिससे वो मेम्ब्रेन जो कि सेल मेम्ब्रेन होती है वो डिसॉल्व कर जाता है उस एरिया से जिस एरिया पे जाके ये अटैच करता है। और फिर वायरल न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो थ्रू द हॉलो जो टेल है उसमें से पास करता हुआ बैक्टीरियम के अंदर आ जाता है। तो जैसे ही बैक्टीरियम के अंदर वो वायरल डीएनए आ जाता है या आरएनए आ जाता है, तो वो आके उसका दो तरह का मैकेनिज्म ले सकता है। इधर वो उसको कंट्रोल कर लेगा और वो अपनी ही प्रोटीन बनाने के लिए और अपना ही डीएनए बनाने के लिए उसको यूज करेगा बैक्टीरियम, और फिर बैक्टीरियम
के कोट बैक्टीरियम के अंदर वायरल के कोट अपीयर होना शुरू हो जाएंगे और वायरल के डीएनए बनना शुरू हो जाएंगे। फिर ये पैक हो जाएंगे और फिर बैक्टीरियम बर्स्ट कर देगा, बर्स्ट करके नए वायरसेस निकलेंगे, बैक्टीरियम खत्म हो जाएगी। तो ये बैक्टीरियोफेज कहलाता है, या बैक्टीरियोफेज नहीं तो ह्यूमन फेज वायरसेस भी हैं। तो ह्यूमन फेज वायरस कहलाता है, तो वो ह्यूमन सेल्स के साथ ऐसे करता है। इस साइकिल को हम लिटिक साइकिल कहते हैं। दूसरा साइकिल जिसमें ये कंट्रोल नहीं लेगा, पार्ट बन जाएगा, वो लाइसोजेनिक साइकिल होता है। तो जनरली एक डायग्राम में अगर आप देखें तो ये आपको एक बैक्टीरियल सेल नीचे दिखाया गया है और उसके ऊपर ये एक वायरस दिखाया गया है। वायरस में ये ब्लैक कलर का उसका एक्सटर्नल डेड कोटिंग है और ऊपर जो एक आप कहें कि प्रिज्मेटिक है वो उसका हेड है और नीचे लॉन्गिट्यूडनल जो है वो उसकी टेल है और उससे नीचे उसकी अटैचिंग केमिकल साइट डिटेक्टिंग पार्ट है जो कि किसी भी बैक्टीरियम के ऊपर जाके केमिकल साइट्स को डिटेक्ट कर सकता है। तो ये वायरल आरएनए या डीएनए जो होता है ये कैप्सिड के अंदर होता है और ये फिर जब बैक्टीरियम के ऊपर अटैच करता है तो उसमें एक उसकी मेम्ब्रेन में ऐसे एक होल कर देता है, यानी कि ये यहाँ से जब अटैच होगा तो इसमें एक होल कर देगा। होल कर देने के बाद ये जो वायरल आरएनए या डीएनए है ये यहाँ से बैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये जो वायरल जीनोम है ये आके फिर इस बैक्टीरियम जीनोम के ऊपर अटैच होना शुरू हो जाएगा। इसका काम ही ये है कि इसने इसको कॉम्प्लीमेंट्री करके इसके ऊपर अटैच हो जाना है और अटैच होके इसने इसके फंक्शन को आइदर खत्म कर देना है या फिर अगर ये खत्म नहीं कर सकता तो फिर ये डोमिनेट करेगा बैक्टीरियम का ही जीनोम। तो बैक्टीरियम जो है वो हाइब्रिड बन जाएगा विद वायरल जो वायरस का डीएनए है उसके साथ। तो ये रेप्लिकेट करेगा तो वो उसी तरह से रेप्लिकेट करता रहेगा जिस तरह से प्लाज्मिड आके मिल गया था डीएनए के साथ, तो ये भी डीएनए के साथ मिल जाएगा जब अगर लाइसोजेनिक साइकिल में होगा। अच्छा, तीसरा वेक्टर जिसको हम यूज करते हैं वो कॉस्मिड कहलाता है। कॉस्मिड मैंने आपको पहले बताया था कि कॉस्मिड जो है वो कॉम्बिनेशन है दो वेक्टर्स के, एक मिड जिसके साथ लगाया हुआ वो हम प्लाज्मिड की वजह से इसका नेम मिड है और कॉस जो है वो कोहेसिव साइट्स ऑफ लैम्डा फेज वायरस। ये पूरा नाम इस तरह से है, कोहेसिव साइट ऑफ लैम्डा फेज वायरस या लैम्डा फेज कोहेसिव साइट्स। तो इस वजह से कॉस लगाया है उसका, कोहेसिव से कॉस उसका लगाया हुआ है और मिड जो है वो प्लाज्मिड का। तो ये एक हाइब्रिड है, हाइब्रिड डीएनए है कॉस्मिड। एक वेक्टर जो हमने बनाया हुआ है ये हाइब्रिड है, तो नेचुरली ऑकरिंग नहीं है, नेचुरली फाउंड नहीं होता, ये हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, कंस्ट्रक्टेड है, आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड है, इन लेबोरेटरी है। तो है क्या ये है एक हाइब्रिड डीएनए जो कि प्लाज्मिड की एक उसमें जो डबल हेलिक्स डीएनए में जो एक स्ट्रैंड है वो प्लाज्मिड की है और दूसरी स्ट्रैंड जो है वो लैम्डा फेज की है। प्लाज्मिड क्योंकि सम 100,000 का हो सकता है तो सम 1000 बेस पेयर्स का हो सकता है, लेकिन लैम्डा फेज वायरस जो है वो एक बहुत बड़ा फेज वायरस है, तो उसके जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो तो 54,000 से भी ज्यादा है। तो इतना बड़ा होने की वजह से सारा प्लाज्मिड का जो प्लाज्मिड की जो चेन है वो सारे को डबल हेलिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक पार्ट को जितना तक उसके कवर किए जा सकते हैं न्यूक्लिक एसिड्स उतने तक वो उसको डबल हेलिक्स में कन्वर्ट कर देता है, बाकी सारा सिंगल हेलिक्स ही रहता है जिसको कॉस साइड कहते हैं। तो फिर एक कॉस्मिड ऐसा हुआ जिसमें डबल हेलिक्स डीएनए भी है और वो सिंगल कॉस साइट भी उसमें एग्जिस्ट करती है। तो कोई भी डीएनए अगर हमने इंसर्ट करना है, अब ये एक वेक्टर है हमारा, इसमें इंसर्ट करना है, तो ये कॉस साइट जो है वो अलाउ करती है कि इसके ऊपर उस साइज का डीएनए, जितनी कॉस साइट अवेलेबल है उस साइज का डीएनए इसके ऊपर लगा दिया जाए। तो इस तरह से कॉस साइट के अवेलेबल होने की वजह से हम एक ही टाइम पे कॉस्मिड कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके साथ ही हम डोनर डीएनए जो है वो भी उसके ऊपर अटैच कर देते हैं। तो लैम्डा, ये जो लैम्डा फेज वायरस है इसके साथ ऑटोमेटिकली स्टार्ट में एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी लगी होती है, तो ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस ही हम कहते हैं कि यही कॉस साइट होती है। तो दोनों एंड पे होती है, एक जगह प्लाज्मिड लगा है, दोनों एंड पे कॉस साइट लगी हुई होती है।
तो किसी साइड से भी डीएनए अटैच किया जा सकता है, उधर भी किया जा सकता है, उधर भी किया जा सकता है। तो इसको हम एक साइड पे भी कर सकते हैं अटैच, तो वो कॉस साइड किसी एक साइड पे भी लगाई जा सकती है। तो कॉस्मेट में फिर ये जो रिकग्निशन सीक्वेंस होती है कोई एक नहीं होती, एक से ज्यादा भी होती है, और हम कोई एक से ज्यादा भी उसके ऊपर रिकग्निशन साइट्स लगा सकते हैं जिसके ऊपर हम मल्टीपल जीन्स अटैच कर सकते हैं। तो फिर कॉस्मेट के ऊपर बहुत सी रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, उसके ऊपर बहुत सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स भी हैं जो कि प्लाज्मिड की वजह से आए हैं, और फिर हमने कोई और भी लगाए हुए हैं और भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से कॉस्मेट एक कंप्रीहेंसिव, एक बड़ा सारा हमारा मॉलिक्यूल है जो कि डीएनए डबल हेलिक्स भी है, तो सारी डीएनए की प्रॉपर्टी रखता है, और दूसरा ये सिंगल हेलिक्स भी है, और फिर ये किसी डीएनए को जो कि डोनर से आया हुआ है डीएनए उसके साथ अटैच करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। तो इसको हम कॉस्मेट को पैक कर देते हैं उसी तरह से फेज के अंदर, जो लैम्डा फेज का कैप्सिड है उसके अंदर हम इस कॉस्मेट को भी पैक कर देते हैं। तो ये लैम्डा फेज उसी तरह से फिर बैक्टीरियम को जाके अटैच करेगा और फिर उसको उसकी मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगा, और जो इसके अंदर ये कॉस्मेट है उस फेज के अंदर, अब ये कॉस्मेट है उसके अंदर उसका अपना डीएनए नहीं है, उसके अंदर ये अब कॉस्मेट है, तो ये कॉस्मेट जो है वो सेल के अंदर मूव कर दिया जाएगा। तो क्योंकि हमने इसमें प्लाज्मिड डाला हुआ है तो ये फिर प्लाज्मिड की वजह से इकोलाई का अगर प्लाज्मिड है तो ये प्लाज्मिड की वजह से इकोलाई में ग्रो कर सकता है। तो हमने इस तरह फिर एक कॉस्मेट जो कि इकोलाई में ग्रो कर सकता है वो डेवलप किया हुआ है। तो इकोलाई का जो प्लाज्मिड है उसको हम कॉल E1 कॉस्मेट कहते हैं। तो ये टिपिकली पहले से यूज, स्टार्ट में जब हमने यूज करना शुरू किया तो कॉल E1 सबसे पहला हमारा कॉस्मेट था। तो डायग्रामेटिकली अगर आपको कॉस्मेट दिखाया जाए तो कॉस्मेट जो है, कॉस्मेट के ऊपर एक प्लाज्मिड साइट है, प्रमोटर है, सिलेक्टेबल मार्कर है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ओरिजिनल, ये प्लाज्मिड है एक्चुअली, कॉस्मेट के अंदर लिखी डायग्राम लगी है प्लाज्मिड है। तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहाँ से ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता है। इसके ऊपर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी है, इसके ऊपर मार्कर भी है जो कि मार्क कर सकता है, फिर प्रमोटर है जो कि प्रमोटर के बाद कोई जीन लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे जीन है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स एग्जिस्ट करती है। तो ये प्लाज्मिड है एक्चुअली, और ये प्लाज्मिड को ही हम कॉस्मेट के ऊपर यानी कि लैम्डा फेज के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो लैम्डा जो होता है, लैम्डा हम इसको इसलिए कहते हैं कि लैम्डा एक टेम्परेट बैक्टीरियोफेज का नाम है। टेम्परेट बैक्टीरियोफेज वो फेज वारिसेस हैं, और टेम्परेट से मुराद है कि वो कोई एक लाइफ साइकिल सिर्फ, यानी कि वो कोई एक, दोनों दो लाइफ साइकिल्स मैंने आपको पहले बताए हैं, तो उनमें से कोई एक लाइफ साइकिल पे वो चल सकता है। तो टेम्परेट का मतलब है कि वो मॉडिफाइड है, वो रेप्लिकेशन मॉडिफाइड है, या वो रेप्लिकेशन डिफेक्टिव भी इसको हम कहते हैं। टेम्परेट मीन्स अ रेप्लिकेशन डिफेक्टिव बैक्टीरियोफेज, और रेप्लिकेशन इंटीग्रेटेड बैक्टीरियोफेज, या फिर इसको आप कहें कि टेम्परेट वन लाइसोजेनिक साइकिल कैरिंग बैक्टीरियोफेज है। तो लैम्डा जो है वो टेम्परेट बैक्टीरियोफेज है जिसका साइज जो है वो तकरीबन 48.5 किलो बेस पेयर्स के बराबर होता है, यानी कि 48,500 बेस पेयर्स के बराबर होता है लैम्डा का। तो इसकी हाईली ससेप्टेबिलिटी है इकोलाई के साथ, ये इकोलाई के अंदर ग्रो कर सकता है और कोई एक लाइफ साइकिल जो है वो एंजॉय कर सकता है। यानी कि अगर ये लिटिक साइकिल होगा तो ये मैनी टाइम रेप्लिकेट करेगा बैक्टीरियम के अंदर, और बैक्टीरियम में बर्स्ट करके ये बाहर आ जाएगा दोबारा से, और ये दोबारा किसी और बैक्टीरियम के लिए रेडी होगा। लेकिन अगर ये दूसरे फेज में जाएगा जो कि लाइसोजेनिक होगा, तो उसमें ये अपना डीएनए जो है वो मूव कर देगा टू द डीएनए ऑफ बैक्टीरियम, और उसके साथ वो हाइब्रिड बन जाएगा। तो नॉर्मली ये जो हमारा लैम्डा है ये टेम्परेट बैक्टीरियोफेज है, और ये इंजॉय करता है लाइसोजेनिक साइकिल को। तो ये इसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये रेप्लिकेट कर सकता है, हमने इसको रेप्लिकेशन डिफेक्टिव किया हुआ है, यानी कि हमने इसमें से क्योंकि वो चीज निकाले हुए हैं जो रेप्लिकेट कर सकते थे। तो रेप्लिकेट करने वाले जीन जब निकल गए हैं तो अब सिर्फ और सिर्फ ये लाइसोजेनिक साइकिल में ही जा सकते हैं। तो लैम्डा जीनोम जो है
उसमें एक सिंगल कंप्लीमेंट्री एंड होता है और एक डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, यानी कि डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल भी है और सिंगल स्टैंडर्ड कंप्लीमेंट्री एंड भी है। तो बैक्टीरियोफेज में जिस पॉइंट के ऊपर फिर बैक्टीरियोफेज के कोई भी सेल स्ट्रक्चर लग सकता है, यानी कि कोई डीएनए या प्लाज्मिड उसके ऊपर अटैच कर सकता है, उस पॉइंट को हम लैम्डा, उसको हम कॉज साइट कहते हैं या कोहेसिव या रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। तो कॉज साइट जो है वो लैम्डा फेज के अंदर इंक्लूडेड होती हैं और वो प्लाज्मिड के अंदर भी कॉज साइट होती हैं, और वो कॉज साइट लैम्डा फेज की कॉज साइट को यूज करके उसके ऊपर डबल हेलिक्स स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देते हैं। और फिर ये डबल हेलिक्स जो एक बन जाता है, ये इक्वलाई इसको डिटेक्ट कर लेता है और अपने प्लाज्मिड के तौर पे इसको अपटेक कर लेता है। और फिर इक्वलाई के अंदर अगर हमने अपना डीएनए भी डाला हुआ है तो वो डीएनए भी ये अपलोड अपने ऊपर डीएनए भी ले लेता है। तो ये डायग्रामेटिकली आप अगर दोनों साइकिल्स को देखें, लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, तो लिटिक साइकिल में ये है कि जब एक बैक्टीरियम एक फेज जो है उसने अटैच किया है टू अ बैक्टीरियम, तो उसने अपना डीएनए इसके अंदर मूव कर दिया है, तो ऐसे एक हाइब्रिड बन गया। ये हाइब्रिड फिर रेप्लिकेट किया है, ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद ये यानी कि बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट हुआ है, उसने अपने ही कैप्सिड बनाए हैं, उसने अपना ही न्यूक्लिक एसिड जो है वो डेवलप किया है, वो फिर पैक होना शुरू हो गया है, इस तरह से पैक हो गया, पैक होके वो असेंबल हो गया और फिर ये बस्ट हुआ सेल, तो उसमें से बाहर निकला। ये लिटिक साइकिल। लाइसोजेनिक में अगर इसी तरह से बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरियम के ऊपर आके अटैच हुआ, तो उसने अपना न्यूक्लिक एसिड इस बैक्टीरियम के डाला और वो इस तरह हाइब्रिड बन गया। अब ये हाइब्रिड जो है वो रेप्लिकेट होना शुरू हो गया, यानी कि वो ब्रेक नहीं हुआ, उसने कंट्रोल नहीं लिया, डीएनए के ऊपर ही कंट्रोल रहा, तो ये डीएनए जो है वो ही सिर्फ इसको रेप्लिकेट कराना शुरू कर देगा, वो इसको डीएनए ही रेप्लिकेट करेगा। 2 डीएनए होंगे वो 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस तरह 2 सेल बन गए, फिर वो इसमें आ गया, फिर वो 2 सेल बनना शुरू हो जाएंगे। ये लाइसोजेनिक है। तो वो कभी भी लिटिक साइकिल में नहीं गया, तो जा सकता है वो किसी भी स्टेज में लिटिक साइकिल, लेकिन वो हमने उसका ये वाला फेज जो है इसको इसकी हमने टेम्परेट किया हुआ है, इसको डिफेक्टिव किया हुआ है, तो वो इस फेज में नहीं जा सकता, यानी कि इतना जो फेज है ये हमने उसका डिफेक्टिव किया हुआ है, इस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ लाइसोजेनिक साइकिल में मूव कर सकता है, वो लिटिक साइकिल भी नहीं जा सकता। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि अब हमारे पास जो लैम्डा फेज बैक्टीरियोफेज है, लैम्डा फेज जो है वो कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करता है। कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड यानी कि सिंगल डीएनए स्ट्रैंड है उसमें जो कि कंप्लीमेंट्री है, जिसके ऊपर मल्टीपल रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस या कॉज साइट्स एग्जिस्ट करती हैं। तो हमने क्या किया है, हमने प्लाज्मिड को भी उसी एंडोन्यूक्लियोसिस से ट्रीट किया जिससे ये एक्चुअली हमारा लैम्डा फेज ट्रीटेड है, जिस वजह से ये कॉज साइट में एग्जिस्ट करता है। तो प्लाज्मिड को भी किया तो उसके ऊपर भी कॉज साइट बन जाएंगी, और हमने प्लाज्मिड को अटैच कर दिया है ऑन दिस जो सिंगल स्टैंडर्ड हमारा कॉस्मिड है, इसके ऊपर हमने इसको अटैच कर दिया। जब हम इसको अटैच कर देंगे तो अटैच करने से ये वहां से डबल हेलिक्स हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रैंड हो जाएगी आपके लैम्डा फेज की और एक स्ट्रैंड हो जाएगी आपके प्लाज्मिड की। तो ये प्लाज्मिड और लैम्डा फेज की एक एक स्ट्रैंड से डबल हेलिक्स डीएनए बन जाएगा, तो वो डबल हेलिक्स है वहां से। लेकिन इसके ऊपर एक रिकॉग्निशन साइट नहीं है, मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट्स हैं, और प्लाज्मिड सारे का सारा जो फेज का सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम है उसको कवर नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो इतने ज्यादा बेस पेयर का नहीं है। और ये जो हमारे पास है ये 48.5 एवरेज, ये मैं छोटे से छोटा भी और बड़े से बड़े जो छोटे और बड़े बनाए उनका एवरेज है 48.5 किलो बेस पेयर्स का आपका लैम्डा फेज होता है। तो वो तो 1000 फॉर एग्जांपल या 2000 बेस पेयर आपने उसके ऊपर लगाए हैं, तो बाकी जो ऑन एन एवरेज अगर कह लें कि 2000 बेस पेयर अगर लगे हैं, तो बाकी जो कोसिव साइड बच जाएगी जिसके ऊपर कुछ नहीं लगा, वो कितनी होगी, वो तकरीबन 46.5 किलो बेस पेयर्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करेगी। तो 46.5 किलो बेस पेयर कॉस्मिड के ऊपर कोसिव साइड्स है, अटैच करने की कैपेबिलिटी है, वो सिंगल स्टैंडर्ड है।
तो ये एक सिंगल स्टैंडर्ड भी है जो कि कंप्लीमेंट्री सिंगल स्टैंडर्ड रीजन है, और इसके अंदर एक डबल हेलिक्स डीएनए भी है। तो डबल हेलिक्स की प्रॉपर्टी रखने की वजह से इक्वलाइज इसको डिटेक्ट कर लेता है, इसको ग्रो करवाता है। और सिंगल स्ट्रैंड जो होता है रीजन वो कॉस साइट होता है, तो वो फिर कोई भी डीएनए जो कि फॉरेन डीएनए है वो हम इसके ऊपर मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट्स हैं, तो हम किसी भी जगह से उसको किसी भी तरह का एक या एक से ज्यादा डीएनए इसके ऊपर अटैच करवा सकते हैं। लेकिन वो डीएनए ज्यादा नहीं हो सकते, यानी कि वो 45,000 से ज्यादा बेस पेयर्स के नहीं अटैच किए जा सकते। तो हमने कहा 2000 तो हमने प्लाज्मिड जोड़ दिया, तो बाकी 46.5 और कुछ फिर रिकॉग्निशन, उसके ऊपर प्रमोटर भी लगना है, कुछ और भी लगना है, तो कुछ बेस पेयर तो वहां जाया हो जाने। तो 45,000 बेस पेयर तक ये उसको लोड करने की कैपेबिलिटी रखता है किसी भी डीएनए। तो अगर हम इसको समराइज करें तो समराइज करने में कैरेक्टरिस्टिक्स ये हुए, इसके फीचर्स ये हुए कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, क्योंकि एक साइड इसकी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, लेकिन ये सिंगल स्टैंडर्ड कंप्लीमेंट्री सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी है जिसमें कॉस साइट्स एग्जिस्ट करती हैं। दूसरा कॉस्मेट जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, और ये यानी कि ये फेज वायरसेस को लिटिक साइकिल में लेके नहीं जाता, ये सिर्फ और सिर्फ लाइसोजेनिक में उसको मूव कराता है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि ये अब प्लाज्मिड से और जो हमारा फेज वायरस है उससे ज़रा ज़्यादा बेस पेयर लोड करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो एक लार्जर फॉरेन जीन जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो कॉस्मेड दूसरा एडवांटेज ये है कि लंबे लंबे जीन्स भी ये अटैच करने की कैपेबिलिटी रखता है। इवन पूरा एक बैक्टीरियम का जीनोम भी इसके ऊपर लग सकता है, यानी पूरा जीन जो बैक्टीरियम का है वो भी कॉस्मेड के ऊपर अटैच किया जा सकता है। तो हम किसी और बैक्टीरियम में किसी एक बैक्टीरियम का पूरा जीन ही डाल सकते हैं। तो लोडिंग कैपेसिटी ऑफ कॉस्मेट जो है वो 40,000 से 45,000 बेस पेयर, यानी कि 40 से 45 किलो बेस पेयर्स लोडिंग कैपेसिटी कॉस्मेट की ऑन एन एवरेज लोडिंग कैपेसिटी होती है। ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि एक किसी भी को पैक करने के लिए हमने कहा हुआ है कि 2 कॉस साइट्स होनी चाहिए, यानी कि डीएनए को अगर हमने एक किसी एंडोन्यूक्लियोसिस से ट्रीट किया है तो वो 2 कॉस साइट्स में कन्वर्ट हुआ है ना, एक ऊपर वाली चेन के ब्रेक होने से कॉस साइट बनी है और एक नीचे वाली चेन के ब्रेक होने से कॉस साइट बनी है। तो 2 कॉस साइट्स होनी चाहिए। तो कॉस्मेट में तो एक ही कॉस साइट है, तो वो एक तरह का डीएनए तो वहां लग जाता है, दूसरी साइड ऑफ डीएनए वहां पे अटैच नहीं कर सकती। तो जब वो नहीं कर सकती तो वो भी फिर ढूंढती है कि कोई जगह मुझे मिले तो मैंने भी अटैच करना है। तो वो उसकी वजह से बेस पेयर्स जो हम अटैच करना चाहते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी हो जाने की वजह से बेस पेयर के, तो वो फिर पैकिंग फेलियर भी हो जाता है। तो पैकिंग जो है वो नॉर्मली फेल कर जाती है जब डिस्टेंस सेपरेशन जो है वो दोनों कॉस साइड्स के अटैच करने का सेपरेशन जो है वो 54,000 बेस पेयर्स से बढ़ जाता है। यानी कि इतना डिस्टेंस है जब एक बेस पेयर लग रहा है और दूसरा एक डीएनए लग रहा है और दूसरा डीएनए लग रहा है। या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में हम कहें कि अगर बेस पेयर जो हैं वो 38,000 से कम आप इसके ऊपर लगाएंगे तो वो भी नहीं लग सकते, क्योंकि वो फिर रिक्वायर करेगा कि कुछ और बेस पेयर हो। तो अगर वो और नहीं होंगे तो ये इनको भी डिटैच कर देंगे। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि 54,000 बेस पेयर्स की सेपरेशन अगर ना हो, डिस्टेंस ना हो, तो फिर पैकिंग फेल हो जाती है। यानी कि अब ये आप कह लें कि ये इतने बेस पेयर आप लगाएं उसके ऊपर कि अब दोनों बेस पेयर्स जो हैं सारे मिलके, एक प्लाज्मिड वाला बेस पेयर भी मिलके और ये भी मिलके पूरी 2 कॉस साइड जो बाहर बन रही हैं उनके दरमियान सेपरेशन जो है वो 54,000 बेस पेयर की होनी चाहिए। और अगर इतनी है इतनी इतनी इससे कम है तो फिर ये एक्सेप्टेबल होता है। अगर इससे ज्यादा होना शुरू हो जाए तो वो फिर उससे बाहर जाना शुरू हो जाता है, जिस वजह से ये फेल कर जाता है। और अगर पैकिंग इसकी की जाए तो 38,000 बेस पेयर से अगर कम अगर आप इसके लोड करेंगे तो वो 38,000 से कम भी ये लोड नहीं कर सकता। अच्छा जी, तो ये आज का हमारा लेक्चर है जो कि 3 हमने डिस्कस किए हैं इसमें वेक्टर्स, प्लाज्मिड्स, फेज वायरसेस एंड देन कॉस्मेट्स।
तो किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें, या कोई कंफ्यूजन है तो वो आप डिस्कस कर लें। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।